ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी जी। सर, उससे पहले चूंकि ओरिएंटेशन सेशन में कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दें, तो वो मैं दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं ओवरव्यू कि ये 2.5 मंथ्स के अराउंड की क्लास होगी। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, शेयर हो रही है बस। ठीक है। अच्छा, तो 2.5 मंथ्स की तकरीबन क्लासेस चलेंगी। और इसमें हम सारों से पहले वैट को स्टडी कर रहे हैं। और वैट की डिटेल जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है। और उसके बाद हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को स्टडी करेंगे। फिर उसी का एक हिस्सा है विद होल्डिंग टैक्स, उसको स्टडी करेंगे। लास्ट में हम ज़कात को देखेंगे। और फिर गोसी एंड पे रोल पे मूव कर जाएंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज वेट। पहले ये मैं बता दूं कि हमारा जेटका से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट गाइडेंस पर्पस के लिए आपको बताया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। ओके जी। सरों से पहले कुछ मैंडेट्स जेडका के। जेडका जिस तरह से पाकिस्तान में एफबीआर है या यूएई में एफटीए है, उसी तरह से यहाँ पे जेडका है, जो कि यहाँ पे टैक्स बॉडी है गवर्नमेंट की। इसमें ज़कात कलेक्शन हो गई, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, ये सारे जेडका के मैंडेट्स हैं। इसमें कस्टम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज कलेक्ट की जाती हैं वो जेडका करता है। फिर ई इनवॉइसिंग ओवरसाइट। ई इनवॉइसिंग क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। वैट ही का ये एक हिस्सा होगा। और फिर एंटी स्मगलिंग और एंटी फ्रॉड, इस हवाले से भी जेड का एक्टिव रहते हैं। जो भी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही होती हैं, एक्सपोर्ट की जा रही होती हैं, उनकी स्कैनिंग और डॉग यूनिट से ये देखना कि आया कोई इलिसिट ट्रेड तो नहीं हो रहा। तो वो भी जेड का के मैंडेट में है। फिर ग्लोबल बॉडीज पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जेड का रिप्रेजेंट करता है सऊदी अरेबिया को। अच्छा जी, तो थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया कि हम जो जो चीज़ें स्टडी करेंगे। तो उसमें मैं आपको रेट्स और ये बता देता हूँ कि ज़कात जो है वो 2.5% है। लेकिन ये किस तरह से कैलकुलेट होगा ये मैं आपको बाद ही में बता पाऊंगा। फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है 20% है। वैल्यू एडेड टैक्स है 15% रेट है, जो आज हम स्टडी करने लगे हैं। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स, डिफरेंट पेमेंट्स पे डिफरेंट रेट्स हैं। एक्साइज टैक्स, जो हार्मफुल गुड्स होती हैं उनके ऊपर 50 to 100% डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड, एक्साइज टैक्स है। फिर कस्टम ड्यूटीज हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। और देन रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स है। ओके जी। वेट कैसे स्टार्ट हुआ? जीसीसी कंट्रीज, आप लोगों को आइडिया अगर हो, जीसीसी कंट्रीज का आइडिया है आप लोगों को? यस सर। ये जीसीसी कंट्रीज का आइडिया है सर जी। कौन कौन शामिल है? जी जी है, आइडिया है जीसीसी कंट्रीज का। ठीक है, जीसीसी कंट्रीज इस तरह से है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनता है इसका। और इसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, यूएई शामिल है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर शामिल है। तो ये ममालिक जो हैं इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि जिसके नतीजे में वैट यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो वो जो वैट एग्रीमेंट था वो यूनिफाइड वैट एग्रीमेंट कहलाता है। मैंने यहाँ पे इसी स्लाइड के नीचे लिंक भी शेयर किया हुआ है। जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आपको लिंक्स बीच में एम्बेडेड मिल जाएंगी। उस वैट फ्रेमवर्क के तहत, उस एग्रीमेंट के तहत जितनी भी हुकूमतें हैं जीसीसी कंट्रीज की, उन्होंने वैट लॉज जारी किए। सऊदी मुझे अरेबिया का साउंड केस भी क्लियर नहीं आ रही, डिफरेंट। बहुत सारा डिस्टॉर्शन हो रही जी, बाकियों को भी ये शिकायत है? नहीं नहीं सर, नजर आ रही है। ये भाई साहब किस कोई नहीं नेटवर्क का नहीं सर, इशू ठीक होगा। है। ओके। अच्छा जी।
तो वो जो यूनिफाइड वैट एग्रीमेंट है उसके नीचे सब गवर्नमेंट्स ने वैट लॉज जारी किए हैं। सऊदी अरेबिया ने भी, बाकी कंट्रीज ने भी। तो सऊदी अरेबिया ने जो वैट लागू किया वो 2018 में किया। उस वक्त 5% का रेट था और फिर कोविड के दौरान 2020 में 15% कर दिया गया। तो ये वो लिंक्स हैं जीसीसी वैट एग्रीमेंट का। इसी तरह से ये रेटका का रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से। फिर ये अरेबिक में लेटेस्ट जो रेगुलेशंस आए थे वो है। तो वैट कैसे काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बेसिक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि वैट होता क्या है, और उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल इसमें न्यू हैं। चलिए, यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। वो क्या करता है कि 100 सऊदी रियाल की परचेज करता है। सपोज स्टील या एल्यूमिनियम और वट एवर। सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 15% का रेट है सऊदी अरेबिया में वैट का। तो 100 का 15% 15 ही है। तो ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है या बिजनेस है, इसने 100 सऊदी रियाल की परचेजेस की हैं। इसने अपने सप्लायर से जिससे भी परचेजेस की हैं उसको उसने 115 रियाल की पेमेंट करनी है, जिसमें से 15 सऊदी रियाल जो है वो वैट होगा, और 100 सऊदी रियाल जो प्रोडक्ट या जो भी मटेरियल परचेज किया जा रहा है उसकी प्राइस है। ये जो 15 सऊदी रियाल होगा ये लेटर ऑन इनपुट कहलाएगा इस बिजनेस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है। उसके बाद इस बिजनेस ने क्या किया कि इस मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके एक कार या व्हीकल डेवलप कर ली, और वो 200 सऊदी रियाल की मार्केट में बेच रहा है। अब इसने अपने कस्टमर से क्या करना है कि 15% के हिसाब से तो इसने अपने क्लाइंट से, कस्टमर से 230 सऊदी रियाल कलेक्ट करने हैं, जिसमें से 200 सऊदी रियाल उस व्हीकल की प्राइस होगी, जबकि 30 सऊदी रियाल उसने वैट कलेक्ट करना है। उसके बाद जब रिटर्न फेज आएगा, जब भी इसने रिटर्न फाइल करनी है, तो इसने क्या करना है, 15 सऊदी रियाल पेमेंट करनी होगी। बाकी जो 15 सऊदी रियाल है वो इसने ऑलरेडी पे किया हुआ है, वो ये क्लेम कर लेगा एज एन इनपुट। तो इस वैट का जो मुखफ़फ़ है वो आप लोगों को वैल्यू एडिड टैक्स होता है। तो जितने भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपने वैट पे करना होता है। तमाम का तमाम जो बर्डन है वो लेटर कंज्यूमर पे, एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 230 लास्ट में आपके कस्टमर ने पे कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज कंटिन्यू सर, Q&A बाद में ठीक है करते जी। हैं सर। हाँ जी, ठीक है। ओके। ओके, तो इस तरह से वैट चलता है। ये जो प्रोसेस है ये सारा क्रॉस जहाँ पे भी वैट लागू है वहाँ पे इसी तरह से होता है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो रूल्स और लॉज मिलते जुलते हैं तमाम जीसीसी कंट्रीज के। जस्ट रेट वगैरह का डिफरेंस है और कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं प्रोडक्ट वाइज के, किस चीज़ पे कितना वैट है, तो वो डिफरेंसेस हैं। कि जी हम आगे चलते हैं। कुछ बेसिक सी मालूमात दे देता हूँ आपको जो कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। जितने भी बिजनेसेस जिनका 375,000 सऊदी रियाल का रेवेन्यू 1 ईयर में, 12 मंथ्स में हो रहा है, उनको रजिस्टर होना है। विद इन 30 डेज आपने रजिस्टर लाजमी होना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी पड़ सकती है। व्हाट? फर्दर अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है जी। एक बिजनेस है, ट्रेडिंग कंसर्न है, और वो होलसेल और रिटेल में ऑपरेट कर रहा है, स्पेसिस में ऑपरेट कर रहा है। आप साइट देख लें जरा। एक बिजनेस हो गया, दूसरा नेम हो गया, तीसरा नेचुरल वीएटी। जी जी जी। और ये सेकंड क्वार्टर 2025 का उसकी हम कर रहे हैं, कोई भी क्वार्टर है उसकी हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर आप ये देख लें, डोमेस्टिक सेल्स हैं। जी जी। ये डोमेस्टिक सेल्स हैं 120,000 सऊदी रियाल की। 15% वैट है, और जो कि 18,000 सऊदी रियाल बनता है। एग्जेम्प्ट सेल्स, अच्छा जी इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं, बाद में हम देखेंगे। रिटेल सेल्स, B2C जो कंज्यूमर्स को सेल आउट किया जा रहा है, वो 30,000 इनकी सेल्स है। 15% के हिसाब से ये 4,500 बनता है। और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20,000 है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैट रेट्स नज़र आ रहे हैं। ये देखने के लिए आप लोगों को मैं जेटका की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि किस चीज़ पे कितना रेट है। जी यहाँ पे ये आपको ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। तो डिफरेंट आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। और फूड एंड बेवरेजेस है, तो इसका आपको 15% स्टेट अवे स्टैंडर्ड रेट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें डिफरेंट रेट्स हैं। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन 15% है, जबकि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन 0% है। इसी तरह से गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और पैसेंजर्स आउटसाइड के से अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसके लिए भी 0% है। और दीगर भी इसमें डिटेल्स, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो 0 रेटेड है। फर्दर रियल एस्टेट, जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है वो एग्जेम्प्ट है। कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो 15% स्टैंडर्ड रेटेड है। एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन जो है वो 15% स्टैंडर्ड रेटेड। और पब्लिक एजुकेशन जो है उस पर कुछ नहीं है। जो प्राइवेट एजुकेशन सर्विसेज हैं सऊदीज के लिए, उसका गवर्नमेंट बॉन्ड करती है, वैट 15% ही है। इसी तरह से दीगर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ही किस्म की कैटेगरीज हैं, एक जीरो रेटेड है, एक एग्जेम्प्ट है, एक स्टैंडर्ड रेटेड है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेटेड जो है वो 15% है। एग्जेम्प्ट जो है इसका मतलब है उन पे वैट लागू नहीं हो रहा। और जो जीरो रेटेड है वो जनरली एक्सपोर्ट्स के केसेस में होता है। तो जो हमने आपको पहले एग्जाम्पल कराई है यहाँ पे, कि आप 15 पे करोगे और बाकी आप इनपुट क्लेम कर लोगे, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी ऐसे ही करना है हमने।
ओके जी, ये इनपुट है जो इसी ट्रेडिंग कंसर्न ने ऑफिस रेंट पे किया 75,000, और 11,250 इसने इस पे वैट पे किया। मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 2,250 का वैट इन्होंने पे किया। लीगल एडवाइजरी 750 सऊदी रियाल। यूटिलिटीज 20,000 की इन्होंने पेमेंट की, 3,000 उसमें फिर इन्होंने इसके अलावा वैट पे किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम solve करते हैं। और ये इनपुट पहले हम लिस्ट कर लेते हैं एक्सेल शीट में हम। जी ऑफिस रेंट हो गया। मार्केटिंग सर्विसेज हो गई 2,250। एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी और यूटिलिटीज हो गई। ये टोटल इनपुट वैट जो इन्होंने पे किया वो 17,250 सऊदी रियाल इस क्वार्टर का हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने आउटपुट देखना है, क्योंकि ये रहा डोमेस्टिक सेल्स पे 18,000 हो गया, इसको भी हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इसी तरह से एग्जेम्प्ट सेल्स क्योंकि वो नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं मेंशन करना। रिटेल सेल्स जो है वो उस पर 4,500 का हमने कलेक्ट किया। एक्सपोर्ट सेल्स पे 0 है। टोटल जो हमने टोटल आउटपुट वेट इज 22,500। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारी जो स्टैंडर्ड सप्लाईज हैं, लाइक ये वाली हो गई, ये वाली रिटेल सेल्स, प्लस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस पे 0% है, इसके अगेंस्ट जो भी हमने चीज़ें परचेजेस की हैं वो हम क्लेम कर लेंगे। वो इनपुट हम क्लेम कर लेंगे, इनपुट वैट हम क्लेम कर लेंगे। और जो इनपुट वैट हम यूज कर रहे हैं एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए वो हम क्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे लीगल एडवाइजरी जो है 750 सऊदी रियाल का, ये हम एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। आमिर साहब जरा ये देखिएगा, आवाज आ रही है, आप सबको आ रही है? क्योंकि ये बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोई जी प्रॉब्लम सर, है। आ रही है, बिल्कुल सही आवाज जी आ रही सर, है। आ जी रही सर, आवाज। आवाज क्लियर है आपकी तरफ से। वो जो माइक आप भी इन एक्सेल लोगों पे का लिख रहे शायद, हैं, एक्सेल पे जो लिख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। एक्सेल पे जो नहीं, लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा नजर है सर। नहीं।
ओके। जो हम लीगल एडवाइजरी दे रहे हैं, सॉरी परचेज कर रहे हैं, ये चूंकि हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? फाइनेंसिंग। बराबर। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने जो परचेजेस की हैं, लीगल एडवाइजरी जो है वो हमने यूज की है सेटअप करने के लिए। तो ये जो 750 सऊदी रियाल है, ये हम क्लेम नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली यूज हो रहा है एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए। ठीक है जी। तो 750 हम क्लेम नहीं करेंगे। Sir, can you please explain the exempt supply? Sorry, जी जी। what is exempt supply and मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेडका के पोर्टल पे जाके ये दिखाया कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेट्स आपको मिल जाएंगी। एग्जाम्प्ट जो है वो आपको मैंने बताया कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हो गया। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी कंस्ट्रक्शन करके कोई घर किराए पे देती है रहने के लिए, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट सप्लाई होती है। इसी तरह से अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसमें जो मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो एग्जाम्प्ट होती हैं। ठीक है जी। okay इसी जी, तरह thank से, you. हाँ जी, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, रेडका के पोर्टल पे अवेलेबल है। सलामकुम सर। जस्ट अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो थोड़ी देर तक आप होल्ड करें, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा सबको क्वेश्चन करने का। ठीक है। बताने का मकसद ये है कि 750 सऊदी रियाल जो आपने परचेजेस की हैं उन पे जो आपने वैट दिया और वो परचेजेस आपने यूटिलाइज की एग्जाम्प्ट सप्लाईज को करने में, तो वो इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये एक पॉइंट आप मुझे बता दें, क्लियर हो गया आप लोगों को? जी क्लियर है। ठीक है जी। ओके। तो हमने 750 क्लेम नहीं किया। अब आउटपुट माइनस, इसको हमने 750 को निकाल दिया था टोटल इनपुट में से, तो 6000 सऊदी रियाल का हमारा वैट बन जाएगा जो हमको पे करना होगा। ठीक है। सर एक सवाल है यहाँ पे, अगर तो ये एग्जाम्प्ट सेल्स है हमारे पास 750 की, तो ये हम यहाँ पे इस पे वेट लगा क्यों रहे हैं? अगर तो एग्जाम्प्ट है तो हम पे नहीं करेंगे इसको ना? दोबारा थोड़ा सा आप सुनिए। ठीक है जी। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं जितने भी हमने इनपुट वैट है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने परचेज की। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में पहले बताया कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल मैंने आपको दी, तो ये सारी की सारी जो आपको मैंने सेलेक्ट की हुई हैं ये हमारी परचेजेज हैं। इस पे हमने नहीं 750 कलेक्ट किया, हमने जिससे परचेज किया है, जिस वकील को हमने किए हैं, उसने हमसे 750 अपनी सर्विसेज के ऊपर वैट लिया है। ठीक है। और चूंकि हम इसके अगेंस्ट जो सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, तो इस वजह से हमने ये वाला इनपुट क्लेम नहीं किया। क्लियर हुआ आपको? जी सर, क्लियर है। सर अस्सलाम अच्छा वालेकुम। जी। आई हैव अ क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दे दें, जस्ट आपको ये पूछना था मैंने कि ये 750 वाला जो क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ या क्यूरी ये क्लियर सर हुई आप लोगों की? सर 750 के अबाउट ही मेरा क्वेश्चन है अच्छा जी। कि लीगल एडवाइजरी की जब इनवाइस रिसीव होगी फ्रॉम जिनसे हम मतलब ले रहे हैं लीगल एडवाइजरी, तो वो जी। इनवाइस पे वैट मेंशन होगा? क्योंकि हाँ जी, हमने तो हाँ जी। पूरी इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट करनी है ना सर। हाँ जी, हाँ जी। आपको वैट इनवॉइस मिलती है तो ही आप कर रहे हैं पेमेंट। ठीक है जी। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, इसमें लीगल एडवाइजरी है तो इसमें ट्रांसपोर्ट की भी एग्जाम्प्ट होगी? ट्रांसपोर्ट भी नहीं हम इनपुट क्लेम कर सकते?
तो जी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो जीरो रेटेड है या स्टैंडर्ड रेटेड है, ये जीरो रेटेड है, ठीक है। जीरो रेटेड अमूमन एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो उनके अगेंस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं उनके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। तो आपने कहा ट्रांसपोर्ट जो है वो ये एग्जेम्प्ट है, तो उनके अगेंस्ट भी हम नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसपोर्ट जो एग्जेम्प्ट नहीं है, जीरो रेटेड है या 15% है। अगर डोमेस्टिक है तो 15% है, और अगर एक्सपोर्ट्स हैं तो जस्ट आप की आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। एग्जाम्प्ट दो केसेस में है, एक रियल एस्टेट, अगर वो भी रेजिडेंशियल के लिए मुहैया की जा रही है तो ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें एग्जाम्प्ट हैं, कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। ओके सर, नोटेड। इसके अलावा ज्यादातर जो चीजें हैं वो स्टैंडर्ड रेटेड हैं। अच्छा जी, तो हमने इस तरह से जो हमारी परचेज यूटिलाइज हो रही हैं उन सेल्स के लिए जो एग्जेम्प्ट हैं वो हम क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी है वो हम क्लेम करेंगे, अगर वो जीरो रेटेड है या स्टैंडर्ड रेटेड है तो। ठीक हो गया। अच्छा जी, फर्दर अब आगे आ जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अक्रॉस डिफरेंट चीज़ों के वो यूज़ हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑफिस रेंट है। आप यहाँ पे चार किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें से दो जो है वो स्टैंडर्ड रेटेड है, एक जो है वो जीरो रेटेड है, और एक जो है other है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ तो एडवाइजरी सारी की सारी यूटिलाइज हो रही है फाइनेंसिंग की सर्विसेज के लिए, तो वो तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल गया कि आपने नहीं क्लेम करना। लेकिन यहाँ पे ऑफिस रेंट भी है, मार्केटिंग, चले वो तो मार्केटिंग तो जो हम गुड्स स्टैंडर्ड रेटेड और जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। यूटिलिटीज अगेन ये शेयर्ड किस्म, फिर शेयर्ड सर्विसेज है। अनम्यूट हो गया ना। जी, तो ये जो दो मैंने हाईलाइट की, 11,250 एंड 3,000, ये जो हमने परचेजेस की हैं ऑफिस रेंट और यूटिलिटीज, ये स्पेसिफिकली किसी एक सप्लाई के लिए नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं। तो चूंकि ये किसी एक के लिए यूटिलाइज नहीं हो रही, तो इसमें आप इनको सिर्फ प्रोपोर्शनल बेसिस पे करेंगे, क्लेम करेंगे। यानी कि सारे का सारा 11,250 हम क्लेम नहीं कर सकेंगे और 3,000 हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड रेटेड, वो तो हम क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाइएबल नहीं है प्रोडक्ट, तो उसके केस में क्या करेंगे? कुछ आप लोगों को इसके हवाले से आइडिया है? नहीं सर, ऑडियो। किसी और को? सर ये पाकिस्तान के एफबीआर के सेल टैक्स की तरह ही है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम सप्लाई है उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है हम उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एलोकेट करेंगे, और जो हमारी अमाउंट है उसको फिर हम जो एग्जाम्प्ट है उसके अगेंस्ट हम डिडक्ट कर लेंगे, बाकी को हम इनपुट क्लेम कर लेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। हाँ जी, ये मैं, अच्छा कोई और? किसी हद तक आपका सही है अंश। सर कोई इसमें और? कोई रिफंड का मामला भी आ सकता है, मतलब अगर हमने कुछ कम कर दिया है तो बाद में हम रिफंड कर लें उसको, रिफंड का क्लेम कर लें उसे। जी जी, कर सकते हैं। अच्छा, नहीं अभी स्पेसिफिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है, परचेजेस की हैं जो कि डिफरेंट किस्म की हैं, आप उसके अगेंस्ट एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी कर रहे हैं और स्टैंडर्ड रेटेड भी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? कुछ आइडिया है आप लोगों को? ये मेरा सवाल था आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो नहीं है। आप जो ऑफिस रेंट की बात कर रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है इजार। इजार से पेमेंट की जाती है, ज्यादातर यही पोर्टल के थ्रू जाया जाता है, उसमें टैक्स नहीं होता।
अच्छा। जैसे आपका 10th 11,250 है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल होता है। वो कहता है जी आपकी इतनी डिवीजन है और इतने इतने इंस्टॉलमेंट में आपने इस वक्फे से आपने इसकी रेंट की पेमेंट करनी है। तो जैसे 11,250 है ना, तो ये इजार के थ्रू पेमेंट होती है। ये सिर्फ आप एक्सपेंस बुक कर सकते हो, इसका आपको वैट इनवाइस नहीं देते। इजार एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से ही। और अगर आप कहीं से किसी होटल वगैरह से या अकोमोडेशन आप कोई स्टाफ के लिए परचेज कर रहे हैं, उसकी आपको वैट परचेज मिलती है, आप उसका रेंट क्लेम कर सकते हो एज पर लॉ। लेकिन जो आप ये लीगल एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जो यहाँ लॉयर्स और सोलिसिटर्स होते हैं, ये एज पर जो भी आपको इनवाइस देते हैं उसमें टैक्सेस क्लेम नहीं होते, ज्यादातर ये सर्विसेज है। तो इसमें थोड़ा सा इम्बिग्यूटी लग रही है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें तो बहुत अच्छा। हाँ जी, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, कोई और कुछ आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है इसका। ठीक है। अब ये हमारा 2025 था जो हमने एग्जाम्पल ली। ठीक है। इन्होंने क्या करना होगा, इनको 2024 2024 का जो डेटा है सारे साल का, वो यूटिलाइज करना होगा। और जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने सप्लाई की है एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड रेटेड, उसी प्रोपोर्शन में इनको इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्लेम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2024 में 2024 में एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो की गई थी वो 20% थी टोटल सप्लाई की, और स्टैंडर्ड और 80% थी। तो देन इनको 80% और 20% की बेसिस पे बाइफरकेट कर देना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जी जी, मैं बोल नहीं रहा था जी। जी तो अच्छा जी, तो जो शेड किस्म की सप्लाईज हैं जो यूटिलाइज हो रही हैं जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट और स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज के लिए, उनको आपने उसी प्रोपोर्शन में बाइफरकेट कर देना है जिस बेसिस पे आपके प्रीवियस ईयर में जिस प्रोपोर्शन में एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज थी। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर को आपने यूज करना है। अगर आपका फर्स्ट ईयर है ये, तो फिर आपने एस्टिमेट लगाना है कि आपका पूरे साल का कितनी एग्जाम्प्ट होंगी और कितनी आपकी स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाई होंगी। तो उसी प्रोपोर्शन में आपने बाइफरकेट कर देना है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। सर इसमें एक हाँ। क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये ऑफिस रेंट आपने जैसे कहा कि हमारे पास जो है इसमें प्रोपोर्शनेट होके कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा हमारे पास और कुछ हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड रेट पे होता है, लेकिन मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है उसी पे मुझे 15% टैक्स पे करना पड़ता है रेंटल। तो वो एग्जेम्प्ट और स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है ये चीज़ समझ में नहीं आई। या तो पूरे साल वो एग्जेम्प्ट होगा या पूरे साल वो स्टैंडर्ड रेट पे होगा। लेकिन ये बाइफिकेशन वाली चीज़ एक ही रेंट पे कैसे अलग अलग दो तरीका के रेट लग रहे हैं, ये चीज़ समझा देंगे प्लीज। अच्छा जी, दोबारा से मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ठीक है जी, आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि हमने वैट कैलकुलेट कैसे करना है। जी सर बिल्कुल।
ये कैसे करना है? हमने परचेजेस जो हैं उनके ऊपर जो दिया हुआ है वो हमने क्लेम कर लेना है, और जो आउटपुट है वो हमने उसमें से जो टोटल अमाउंट है उसमें से हमने इनपुट माइनस करना है और बकाया हमने पे कर देना है। सर एक क्वेश्चन था इसी हवाले से। जी, एक सेकंड मैं उनको रिप्लाई कर दूं पहले प्लीज। ठीक है जी। जी, तो हमने जो आउटपुट था उसमें से हमने इनपुट को माइनस किया, और जो अमाउंट बच गई वो हमने पे कर देना है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हमने यहाँ पे जितने भी सप्लाई की हैं, यहाँ हमने वहीकल लिखे है, ठीक है, ये सप्लाईज हैं। ये हमने जो भी सप्लाईज की, जो भी हमने सेल्स की, अगर ये एग्जेम्प्ट होंगी तो वो तो हम कुछ भी कलेक्ट नहीं करेंगे। अगर जीरो रेटेड होंगी फिर हम फिर भी कलेक्ट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस पर वैट लग रहा होगा। ठीक है। और अगर 50% है तो हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी। अब कुछ परचेजेज ऐसी होंगी जो कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए, वो आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर हुई आपको? यानी वो परचेजेस जो आप सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी सप्लाईज की जो एग्जेम्प्ट हैं, तो देन यू कैंट क्लेम इनपुट। ये क्लियर है आपको पॉइंट? जी सर, ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी। अगर हमने कोई ऐसी परचेजेस की हैं, जैसे आपने रेंट की बात की है, ठीक है, अब वो आपने एक ऑफिस रखा है, उसमें आपने दोनों डिपार्टमेंट्स को हाउस किया हुआ है। जो सर्विसेज दे रहे हैं होलसेल और रिटेल की, वो भी हाउस किए हुए हैं, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं मुराबा सॉरी, जो फाइनेंसिंग सर्विसेज दे रहे हैं वो भी आपने उसी में हाउस किया हुआ है। ठीक है। अब वो जो ऑफिस रेंट है वो आप दोनों सप्लाईज के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? कि आपने जो डायरेक्टली ऐसी परचेजेस की हैं जिनका बड़ा वाजिया है आपको कि आप एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए कर रहे हैं। हमारी एग्जाम्पल में यहाँ पे जो लीगल एडवाइजरी है ये हम मुराबा फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये तो हम ठीक है क्लेम सर, नहीं समझ गया। करेंगे। ठीक है जी, समझ गया, ऑफिस मतलब कि रेंट वहाँ जो पे है वो हमारे पास दो दोनों सर्विसेज हैं। कामों के लिए यूटिलाइज। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है सर, समझ गया समझ सॉरी गया। आप। थैंक यू सर। ठीक है, ऑफिस रेंट मैं बाकियों के लिए भी क्लियर कर दूं। ऑफिस रेंट ऐसा है जो कि हम दोनों सप्लाईज के लिए यूज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट भी और टैक्सेबल के लिए भी, वेटेबल के लिए भी। तो इसको हमने होल ईयर के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितनी हमारी एग्जेम्प्ट और जितनी हमारी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उसकी बेसिस पे हमने यूज करना है। ठीक है जी, बाइफरकेट करना है, और उतना क्लेम कर लेना है जितना हमारा यूज हो रहा है स्टैंडर्ड या जीरो रेटेड के लिए। और जो एग्जेम्प्ट के लिए सप्लाई के लिए यूज हो रहा है वो हमने क्लेम नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर हो गया होपफुली यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा अब मेरे ख्याल क्वेश्चन से, था वो पेंडिंग रह गया है जी जी, इसी अब हवाले मैं, से। मेरे ख्याल से जी आप क्वेश्चंस करिए। पे चलते हैं। शुरू कर दें जी, आप क्वेश्चंस शुरू कर दें। आप सर हैंड रेज करें तो ज़रा हैंड बेहतर है, मैं रेस का बारी बारी ऑप्शन सबसे ले एग्जैक्टली। सकूंगा। अगर आप हैंड रेज का ऑप्शन होगा। सर हैंड ये रेस आपके का जूम ऑप्शन स्क्रीन नहीं में है आ यहाँ रहा पे। होगा, और रिएक्शन टैब में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। हैंड रेस का ऑप्शन यूज कर लें, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। इससे क्लास जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। आजम साहब आपने पहले भी किया था। आजम साहब आप पहले क्वेश्चन कर लें, बाकियों को हम उसी पे जाएंगे। आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। जी, पूछिए सवाल। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो वैट है ये तो होता है मंथली बेसिस पे, आई थिंक इसकी सबमिशन होती होगी ना इधर। ठीक है, तो आप इसको कह रहे हैं कि जी हमने पिछले ईयर के हिसाब से देखना है कि जो पिछले साल हमने जो सप्लाईज की हैं कितनी टैक्सेबल दी और कितनी एग्जेम्प्टेड दी, तो जी जी। वो प्रोपोर्शनेट लेके आना है। तो ये हाँ जी। किस तरीके से, मतलब आप एक साल को एक महीने के साथ कैसे हम लेके चलेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये अगर आप जी जी। गाइड कर दें कि भाई हमने जब मंथली सबमिट कर रहे हैं तो पिछले एक साल जी का प्रोपोर्शनेट कैसे देखेंगे। जी, देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि 2024 का जो एग्जाम सप्लाईज की थी वो हमने 20% की थी, और जो स्टैंडर्ड और जीरो रेटेड थी वो 80% थी। ठीक है। अब मंथली या आपकी क्वार्टरली, जिस तरह से भी आपकी रिटर्न फाइलिंग हो रही है,
जिस तरह से भी आपकी रिटर्न फाइलिंग हो रही है, आपने हर पीरियड में यही प्रोपोर्शन यूज करना है 80-20 का। यानी 20% जो आपकी शेयर्ड सर्विसेज हैं, शेयर्ड सप्लाईज हो रही हैं, परचेजेज हो रही हैं, उनको आपने 20% को आपने क्लेम नहीं करना, 80% को आपने क्लेम कर लेना है इसी प्रोपोर्शन में। जस्ट मैंने ये वर्ड यूज किया कि उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में आपने लास्ट ईयर में एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज की थी। होपफुली आपको क्लियर हुआ नहीं? ओके। ओके सर, हो गया क्लियर। जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव शॉमी वाले भाई साहब हैं, शॉमी 23106। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वालेकुम योर वालेकुम टाइम। सलाम। सलाम। सर मुझे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड रेटेड, इसका डिफरेंशिएट थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें। क्लियर नहीं हो रहा था कि इसमें हम किस तरह कैटेगराइज करेंगे जीरो रेट। ये तो ये वो उस लिस्ट में इंक्लूड होगा जो लिस्ट आप बता रहे थे जो जेडका की वेबसाइट पे है, और हाँ जी। एक हाँ जी। उससे, अच्छा, एक उसके बाद आपने रेंट का तो बता दिया। आप थोड़ी सी कोई एग्जांपल अदर देन रेंट की कोट कर सकते हैं, जैसे कोई जिसमें शेयर्ड सर्विसेज हो रही हो। दो, ओके जी। तीसरा मेरा एक छोटा सा वो है, लेक्चर में एक तो इंटरप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, या तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लास्ट में हो तो ताकि जो लेक्चर चल रहा है वो थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए। सेकेंडली, अब आई डोंट नो, मेरे पास तो नेट सही था, मेरे पास बीच में बहुत ज्यादा दफा ऐसा हुआ है कि आवाज बिल्कुल गायब हो गई है, तो इसको जरा सा एड्रेस करना है। ये चार चीजें हैं जो अगर आप प्लीज मुझे बता सकें। अच्छा जी, मुझे तो तीन ही क्वेश्चन याद रहे, लास्ट क्वेश्चन जरा याद, ज़्यादा याद रहा। एनी हाउ, ज़रा ओपन क्लास होती है तो उस वजह से स्टूडेंट्स पूछना शुरू कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम लास्ट में रखें। पहले आपने पहला क्वेश्चन किया कि टेट एग्जाम और स्टैंडर्ड रेटेड, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये आपको जेडका की उसी पोर्टल पे मिल जाएगी जो मैंने आपको दिखाया। हम सही। फिर गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है जी। ये फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने आपको बताया ये, और जो रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं वो आपको एग्जेम्प्ट होती हैं, बाकी सारी की सारी आइदर स्टैंडर्ड रेटेड होंगी या जीरो रेटेड होंगी। लाइक जीरो इन्वेस्टमेंट है। रेटेड से, हाँ, अच्छा जी। सॉरी, हाँ। मैं सिर्फ ये हाँ जी। पूछना चाह रहा हूँ, जीरो रेटेड में फिर हम कोई वैट चार्ज नहीं करते क्या? अच्छा जी, इसमें एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जेम्प्ट वर्सेस जीरो रेटेड का आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, ये जी क्वेश्चन है आपका। ठीक है। जी जी। एग्जेम्प्ट ये होता है कि कुछ भी सप्लाईज मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं, ये एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है। हम्म, जीरो रेटेड जनरली ये किया जाता है कि आपका वैट उस पर लागू हो रहा है, लग रहा है, लेकिन उसका रेट जीरो है। एग्जेम्प्ट का मतलब है उस पर वैट लग ही नहीं रहा। अगर वैट लग ही नहीं रहा तो फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जीरो रेटेड होते हैं जनरली एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए, कि आप अपने जो आउटसाइड केयर से जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको आप सप्लाई करते हैं, उनसे आप वैट कलेक्ट नहीं करते। लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसको बेनिफिट देने के लिए, फायदा देने के लिए क्या किया जाता है कि उसको इनपुट अलाउ कर दिया जाता है। तो अगर जीरो रेटेड होगा तो आप इनपुट क्लेम कर सकेंगे, अगर एग्जेम्प्ट होगा फिर आप इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। बाकी आपने कस्टमर से या क्लाइंट से कुछ कलेक्ट नहीं करना दोनों केसेस में। हाँ, इनवॉइस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको बाद में जब हम इनवॉइसिंग डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक ठीक, ठीक थैंक है, यू सर। क्लियर हो गया? जी जी, वेरी मच। ओके, FM सैयद साहब, FM सैयद। जी सर, ये मेरा सवाल तो ये था, इसमें आपने जैसे शुरू में स्टार्ट किया था तो अ, उसमें हमारे यहाँ पे तो जैसे चंद स्केड्यूल्स होते हैं जिसमें 6-7 स्केड्यूल था जिसके अंदर एग्जाम सप्लाई बता दी जाती है कौन सी है। और इसी तरीके से वो एक थर्ड स्केड्यूल गुड्स हैं जिसमें लिखा होता है, जिसमें मार्क किए हुए होते हैं, तो वो उतनी ही रेट थ्रू आउट चलता रहता है उसके अंदर जो भी रेट है वेट का। तो वहां पर भी कोई ऐसी सिस्टम या कोई ऐसी चीज लॉ में मौजूद है कि भाई ये पूरा अगर कोई स्केड्यूल है या कोई ऐसा उन्होंने सेक्शन बताया हुआ है जिसमें सारी चीजें मिल जाएंगी? और दूसरा ये है कि इसमें जैसे आप लोगों के वहाँ पे सर्विस और गुड्स दोनों को कंबाइन लेकर के चलना है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग हुई हुई हैं।
तो उसमें उसके हवाले से भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझनी थी कि उसको आप जैसे इसको लेकर के साथ में चल लें उस चीज़ को, तो उसमें भी कोई कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो एक साथ ही चलती रहेगी वहां पर। अच्छा जी, मैं इस तरह से जवाब दूंगा। पहले आपने गुड्स और सर्विसेज का क्वेश्चन किया। हाँ जी, वो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड सिमिलर उनके रूल्स हैं। ठीक है जी। इंपोर्ट के केस में गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, होपफुली टुमारो और थर्ड क्लास में। ठीक है जी। बाकी आपने कहा कि कोई आपको स्केजुअल इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है रेट्स। 3 किस्म के कैटेगरीज हैं, एक स्टैंडर्ड है, जीरो रेटेड है और एग्जाम्प्ट है। ठीक है। ये सारी की सारी आपको यहाँ पे कैटेगरीज ब्रॉडली मिल जाएंगी। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो उसके लिए रेडका को इधर ईमेल के जरिए से या आपको रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए से कांटेक्ट करना पड़ता है। तो स्पेसिफिकली आपको क्वेरी जनरेट करनी पड़ती है रेडका से, अगर स्पेसिफिक किसी आइटम का आपने पूछना है। बाकी यहाँ पे गाइड्स भी हैं रेडका की, तो उसमें भी कैजुअल। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बाकी रेडका के पोर्टल पे मौजूद है ये जितने भी आप कह रहे हैं ना, स्केजुअल तो नहीं, बस यही है। ब्रॉड कैटेगरीज हैं और उन पे 3 किस्म के रेट्स हैं। अच्छा, ठीक। ठीक है जी, इसके अलावा नहीं। ओके, आईफोन असलम साहब, आईफोन असलम। जी असलम जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन हाँ आपके बाकी भी सुन लिए हैं। मुझे सिर्फ मेरा हाँ। कंसर्न ये है कि जहाँ हम वैट की रिटर्न फाइलिंग करते हैं, वहाँ पे एग्जेम्प्ट परचेज होती है जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वैट तो नहीं लगा होता। आया कि वो वहाँ पे हमने इंटर करनी होती है या नहीं करनी होती, उसकी वैल्यू इंटर करनी है या नहीं करनी? जी, एग्जाम्प्ट परचेज नहीं होती। आप मेरे ख्याल से इंपोर्ट परचेज का पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उधर लिखा होता है। आप मेरे ख्याल से 9 नंबर बक्स की बात कर रहे हैं। जी जी सर, जो वहाँ पे परचेज आया, जितनी मेरी इंपोर्ट है वहाँ पे हाँ मैंने जी, लिखनी है, वहाँ पे लिखनी भी परचेज है। के टैब में इंटर करनी है या नहीं करनी? हाँ जी, करनी होती हैं आपने। और इसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लेते होते हैं। ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, मरगूब अली। जी मरगूब साहब, मरगूब अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो या तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो मुझे पहले ये बता दीजिए कि ये इनके फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब क्या होता है। लाइक हमारा जैसे जुलाई से जून होता है, तो ये इनका सऊदी का क्या होता है, एक मुझे ये बता दीजिए। दूसरा मुझे ये बताइए कि जो अभी आपने 2024 की एग्जेम्पशंस 2080 के हिसाब से बताई, तो वो 2025 का क्या है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये कि जो इनका पोर्टल है, जिस तरीके से आप ये जो बता रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को ये रेट्स वगैरह ये पिक करने होंगे, तो क्या जिस तरह हमारा आईरिस का होता है, उसमें रेट्स वगैरह जब साल के अपडेट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो टैक्स रेट लग जाता है, तो क्या यहाँ पर भी इस तरह का कोई ऑप्शन होता है, या हर चीज की अमाउंट हमें उसकी नरेशन के हिसाब से फिर कैलकुलेट करनी पड़ती है और इसी तरीके से एक्सेल शीट बनाकर और वो उसको करना पड़ता है, या हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स से डाटा जो है पोर्टल्स पे भी डाल सकते हैं। मैडम, आपका जो क्वेश्चन 2024 वाला है वो जरा आप काइंडली रिपीट कर दें, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। सर, उसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बताया है कि 2024 में जो आपने एक्सेल शीट पे लिखा है एग्जेम्प्टेड का 20% है, और स्टैंडर्ड रेट्स और जीरो रेटेड जो है वो 80% है। तो क्या ये 2025 का भी इसी तरीके से है, या ये हर साल बदलता है या सेम रहता है। अच्छा मैडम, यहाँ पे चूंकि हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ये 2025 की है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि प्रीवियस ईयर आपने लेना है। ठीक है। अब चूंकि 2025 का प्रीवियस ईयर 2024 है, तो उस वजह से हमने उसको देखा। 2026 में हम 2025 को देखेंगे। अच्छा। अच्छा। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक। और अगर हमारा फर्स्ट ईयर है तो हमने होल ईयर एस्टिमेट लगाना है कि हमारा 2025 में क्या बनेगा टैक्सेबल। सर, और ये जो बैट की होती है ये क्या क्या तरीका कार होता है इनका, मंथली होता है या इसी तरह जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर होता है। नहीं, ये तो मंथली भी है और क्वार्टरली भी है। अच्छा, डिफरेंट मंथली होता डिपेंडिंग है ऑन द या रेवेन्यू। quarterly? जी, वेट। अच्छा, ठीक है। ये गवर्नमेंट आपको वो करती है बाउंड कि आपने क्वार्टरली करना है या मंथली करना है।
वेट लॉस में इसके हवाले से क्लियर है कि कितना रेवेन्यू होगा तो फिर आपको क्वार्टरली करना अच्छा, होगा। तो सर आप अगर हमें वहां से थोड़ा सा वो भी आइडिया दे देते कि किधर लिखा होता है, किस वो तो तरीके से होता है। आगे जाके पढ़ेंगे ना मैडम। राइट सर, ठीक है, ठीक है। ओके जी, अब्दुल्ला फैज साहब। जी अब्दुल्ला अस्सलाम फैज। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन जो था वो था ये प्रोपोर्शनेट जो आपने बताया था कि 2024 को हमने देखना है कि उस हिसाब से हम जो है ना 2025 में उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो सर क्या ये हम मतलब ये जेड का हमें यहाँ रूल देता है कि आप 20-80% करें या फिर हम खुद से एस्टिमेट करते हैं इसको? जी, तो आपकी एक्चुअल सेल्स हुई है प्रीवियस ईयर में, उसकी बेसिस पे आपने करना है। इधर 80-20 हुआ, 60-40 हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, जो भी प्रीवियस हो। ईयर की बेसिस पे आपने इस साल में आपने एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल में बाइफरकेट करना है या ठीक है सर। प्रोपोर्शनेट करना है। सर ठीक है ये। मतलब अगर हमारा जो है वो फर्स्ट ईयर हो, मतलब जो बिजनेस का ईयर है वो फर्स्ट ईयर है, तो फिर हम और ऐसा हुआ है कि मतलब हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो क्या हम इसमें जेड का को फेवर देंगे कि हम जो है ना वो सारी जो है वो एग्जेम्प्ट कर दें? सारी एग्जेम्प्ट नहीं, टैक्सेबल कर दें या सारी एग्जेम्प्ट कर दें, जो भी आप कह रहे हैं कि झटका को फेवर दें और इनपुट क्लेम ही ना करें। नहीं, आप एस्टिमेट करें कि आपका इस ईयर का क्या होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना आपका स्टैंडर्ड रेटेड और जीरो रेटेड होगा, तो उसकी तो बेसिस सर पे आप करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, पर सर ये जो है मतलब ये तो हो गया हमारा एस्टिमेट। और क्या हम ईयर के एंड पे या पीरियड के एंड पे अगर हम देखें कि मतलब एक्चुअल और एस्टिमेटेड कितनी थी, तो क्या उसका भी डिफरेंस फिर हम दोबारा वो रिक्लेम करेंगे या रीपे करेंगे? अच्छा, ये एक डिफ़ॉल्ट तरीका है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी रीजनेबल बेसिस हो सकती है। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके जी जी, नवीद साहब। नवीद अख्तर। नवीद भाई सवाल कर लीजिए। गालबन नवीद साहब जो है ना माइक ओपन करना भूल गए। नवीद साहब आप मौजूद हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि हाइपोथिकेशन जैसे आपने कहा प्रोपोर्शनेट होगी बेस ईयर के साथ, तो ये जो बेस ईयर हमारा अगर फर्स्ट ईयर उसमें से है तो हमारी हाइपोथिकेशन जो होगी वो किस बेसिस पे होगी? ये हमने खुद एस्टिमेट करना है कि हमारी एग्जाम सप्लाई क्या होगी, टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी और स्टैंडर्ड हमारी सप्लाई क्या होगी, जीरो रेटेड जो है। तो ये क्या वेरिएबल होगा या कांस्टेंट रहेगा? इसके अंदर अगर हमारा एस्टिमेट गलत होता है या ओवर होता है या अंडर स्टेटेड होता है, तो क्या ये ईयर के एंड पे आके इसको रिवाइज करना होगा या बिटवीन द पीरियड हमें अंदाजा हो जाएगा 9 माह के बाद या 6 माह के बाद कि हमारी प्रोजेक्शन जो है वो सूटेबल नहीं है, एडवर्सेबल है? तो फिर क्या टैक्स जो हमने पे किया है को वो हमें रिफंड होगा या वो हमें नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा या उस मंथ के अंदर? जी, नवीद साहब, इसमें जो मजीद डिटेल्स हैं वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। मैं असल में नहीं चाह रहा कि ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, कोई भी रीजनेबल बेसिस हो सकती है। ठीक है, आपके लिए ये कोई यानी कि जरूरी ये नहीं है कि कैरी आप। फॉरवर्ड या एडजस्टमेंट हो सकती है इसकी? जी। मैं क्या सेल टैक्स की जो है ये वैट की जो है अगर कभी बेशी होती है, एक्सेस होती है, तो ये एडजस्टमेंट अवेलेबल होती है हमारी रिटर्न के अंदर? आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और आप रिफंड भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। जी बेहतर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। पीसी वाले साहब थे, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया था, अगरचे उनका माइक ओपन हुआ था। जी पीसी वाले भाई कौन है? आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे वैसे तो आप वैट के मुतालिक बता रहे थे, मैं ओवरऑल कोर्स के हवाले से सवाल कर सकता हूँ? जी जी। जी, ओवरऑल कोर्स के हवाले से मेरा एक सवाल था कि जी जी। मेन जो इसमें होता है ना, मैं यूएसए और यूके का काम करता हूँ, टैक्सेशन का और बुक कीपिंग का। ओके। तो मेरा था कि मैं सऊदी अरब में भी का भी काम करूँ, क्योंकि सऊदी अरब में एक दो क्यूरी इस तरीके की आई थी, लेकिन मुझे हम्म उसका नाव नहीं थी टैक्सेशन वगैरह की। तो इस वजह से हम्म हुआ कि एटलीस्ट आना चाहिए काम ना। तो इसमें हम्म मुझे पूछना था कि इसमें क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से काम कर रहा हूँ। तो इसमें
या ज्यादा आपकी बेनिफिट ये रहता है कि वहां पे बंदा हो वही काम कर सकता है? जी, मैं ये पूछ रहा था कि सऊदी अरब में क्या वहां पे रह के काम होता है ज्यादा, या पाकिस्तान से भी हो सकता है? जैसे यूएसए यूके के लोग तो आउटसोर्स करते हैं, जी जी जी। तो जी जी सऊदी अरब में करते भी इस हैं। तरीके का होता है, होता है। अपॉर्चुनिटीज हैं? हाँ जी होता है, आउटसोर्स होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो पाकिस्तान से काम कर रहे निशाबाजी हैं। है गल तो। तो ये होता है। कोई इसमें वो नहीं है कि वो नहीं करते सऊदीज। क्लाइंट हंटिंग आप कह रहे हैं, जनरली रेफरेंस बेस्ड ही होता है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अच्छा, बस थोड़ा सा मैं ये क्लाइंट हंटिंग के हवाले से थोड़ा सा समझना चाह रहा था अच्छा कि अगर होता है किस तरीके क्लाइंट। से, क्लाइंट्स वगैरह हमें किस तरीके से मिलेंगे, क्योंकि मेन इसमें जो टैक्सेशन में काम होता है वो यही होता है कि क्लाइंट्स आप कैसे लेंगे, कहाँ से मिलेंगे, किंगडम है या फिर वो है, या पर्सनल लिंक से ही मिलते हैं? ज्यादातर लोग तो पर्सनल लिंक के जरिए से करते हैं, और कुछ कोलैबोरेशंस करते हैं। यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, वो फिर उनको काम दे देते हैं। इस तरह से होता रहता है। जी सही है, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए केएसए जो है ना वो अभी इमर्जिंग मार्केट है। जो दूसरी आपने मार्केट की बात की यूके यूएसए, यहाँ पे तो अगर बात की जाए तो उनका तो काम बहुत ज्यादा आउटसोर्स हो रहा होता है, ठीक है। यूएई ने भी अभी चूंकि वहाँ पे वैट इनकॉर्पोरेट हुआ है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, उससे रेलिवेंस नहीं बनती, लेकिन यूएई का काम अब जाके ज्यादा जो है वो आउटसोर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह केएसए का काम भी आउटसोर्स हो रहा है, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो एक एफर्ट भी लगानी पड़ेगी। बट दिस इज समथिंग, ये प्री कंडीशन है कि आपको पहले चीजें आती होंगी तो फिर आप उसी डायरेक्शन में, अगर आपने किसी फर्म को भी फॉर इंस्टेंस अप्रोच करना है तो आप पिच क्या करेंगे कि मुझे क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये उस हवाले से है, पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। बाकी वहां पे देखें सऊदीया में बहुत सारी फर्म्स ऑपरेट कर रही होंगी, आप उनको जब यहाँ बैठ के एक रीजनेबल ऑफर करेंगे तो वो आपको काम आउटसोर्स करेंगे। ओके, थैंक यू। जी ये आमिर साहब अजहर ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो लाइव क्लास में जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमें मिल जाएगी, क्लास के बाद मिलते हैं कि नहीं? जी जी जो हमारे आमिर साहब हैं वो इसको आप वो बेहतर बता सकते हैं। मिल जाती होती है, हमारा पोर्टल है जिस पे आपको ये मिल जाएगी। जी जी, एलएमएस पोर्टल के ऊपर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ये दो ओपन क्लासेस हैं, इनकी रिकॉर्डिंग आपके साथ वैसे ही शेयर हो जाएगी, आपने जिस भी ग्रुप से ज्वाइन किया तो वहाँ पे लिंक आ जाएगा, और बाकी की क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को एलएमएस पोर्टल पे मिल रही होती है। ठीक है ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू थैंक यू। आप प्रोसीड करें सर, अभी आपका टॉपिक रहता है तो हम उसको कवर करते हैं, और एंड पे जाके हम फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। अगर कोई रह गया तो अभी यहाँ तक मैंने पढ़ाया वहां तक अगर कोई करना चाह रहा है तो कर ले, क्योंकि कुछ जी कमेंट्स जी जी में कुछ बिल्कुल। क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे ख्याल से। सब क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। है किसी का कोई क्वेश्चन जी वगैरह तो? बिल्कुल। किसी भी और भाई का सवाल है किसी स्टूडेंट का तो अभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी कंटिन्यू करें, आई गेस क्वेश्चन महमूद नहीं है, साहब। थैंक यू। ठीक है ठीक है जी ठीक जी है। जी, महमूद साहब अभी तक तो हो चुके हैं, आप टॉपिक को आगे ठीक है जी। कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड के हवाले से। इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है? जनरली यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप हिट कर चुके हो, और दूसरा आपने फॉरकास्टेड बेसिस पे करना है। फॉरकास्टिंग जो है वो आपको तैयार रखनी है, आपको देखते रहना है प्रोएक्टिवली कि हम कब हिट करने वाले हैं 375,000 को। अगर 375,000 आप हिट कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए लाजमी है कि आप रजिस्टर हो वैट के लिए। अगर आपका 187,500 सऊदी रियाल का रेवेन्यू हिट हो रहा है तो देन आपके पास ऑप्शन है कि आप रजिस्टर हो सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नहीं होते
तो इससे कोई कंप्लायंस को फर्क नहीं पड़ता, आप को कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप 375,000 हिट कर रहे हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो देन उसकी पेनल्टी भी है, अलॉन्ग विद द वैट जो कि आपने नहीं पे किया। ठीक है जी, तो आपने मंथली चेक करना है कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो कितने जा रहे हैं, और जिस मंथ में भी आपको लगता है कि हम हिट कर जाएंगे उसमें आपने रजिस्ट्रेशन फाइल कर देनी है। और ये जस्ट रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे नहीं है पेनल्टी, आपको रजिस्टर्ड हो जाना है। तो किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होना है? नंबर वन, जिनका सऊदी अरेबिया के अंदर बिजनेस है और वो 375,000 का रेवेन्यू हिट कर रहे हैं पर मंथ में, सॉरी पर एनम, वन। नंबर टू, अगर कोई भी बायर से बिजनेस कर रहा है और यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, तो उसको जो बायर बैठा हुआ सप्लायर है उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसका रेवेन्यू इतना होगा, उसको अपनी फर्स्ट सप्लाई से रजिस्टर्ड होना है। थर्ड, अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रैक्ट लेने के लिए बिडिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें जब आपको कंट्रैक्ट मिलता है तो उसके लिए भी आपको वैट के लिए रजिस्टर्ड होना है। तीन चीजें हो गई। वन, जो लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर बैठे बिजनेस कर रहे हैं और 375,000 सऊदी रियाल का उनका रेवेन्यू पर एनम हो रहा है, हिट हो रहा है, तो उनको उसी मंथ में रजिस्टर्ड हो जाना है, 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो जाना है। फर्दर, जो लोग आउटसाइड के ऐसे हैं और यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उनको रजिस्टर्ड होना है अपनी फर्स्ट सप्लाई से। थर्ड, जो लोग गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं तो उनको जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उनको अपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से रजिस्टर्ड होना है। ठीक हो गया जी? ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि तीन किस्म के लोगों को लाजमी है कि वो रजिस्टर्ड हो। चलिए, बाकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि अगर कोई आउटसाइड केस से है और वो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है तो इधर जो रजिस्टर्ड बिजनेस है इनके लिए क्या करना है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा जी, ये आप लोगों को आइडिया हो गया कि स्टैंडर्ड रेटेड, जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज का। और आपने कैसे चेक करना है? अपने रेडका के पोर्टल पे जाना है और आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपकी आया गुड्स या सर्विसेज कौन सी हैं और उन पे क्या रेट है। जब आपने सप्लाई करनी है तो फिर आपने वैट इनवॉइस इशू करनी है। वैट इनवॉइस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं सऊदी वैट लॉज में। रिक्वायरमेंट के हवाले से कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दो किस्म की इनवॉइसेज हैं, एक स्टैंडर्ड इनवॉइसेज और देन सिंप्लीफाइड इनवॉइस। स्टैंडर्ड इनवॉइस होती है जो हम दूसरे बिजनेसेस को इशू करते हैं, और सिंप्लीफाइड इनवॉइस होती है जो नॉर्मल कंज्यूमर्स को इशू की जाती है। जब भी आप कोई परचेजेस करते हैं तो अमूमन आपको सिंप्लीफाइड इनवॉइस दी जाती है। ये भी हम टॉपिक इन डेप्थ लेटर ऑन ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाह रहा कि इन डेप्थ जाएं। ओके, सिंप्लीफाइड इनवॉइस जो है वो अगर 1000 सऊदी रियाल से कम की है तो फिर बिजनेस इनपुट क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा की है तो फिर बिजनेस इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए बिजनेसेस को इंसिस्ट करना होता है कि वो स्टैंडर्ड इनवॉइस लें। बाकी कुछ रूल्स हैं इनपुट क्लेम करने के हवाले से कि कब कब आप नहीं क्लेम कर सकते। एक तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट जो आपने परचेजेस की हैं उन पे आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रेडिट नोट आप लोगों को आइडिया है कि क्या होता है? जी, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? जी, क्या होता है क्रेडिट नोट? हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं अपने क्लाइंट को।
अच्छा, जब हम कोई भी सप्लाई कैंसिल होती है, अगर हमें कोई ऑर्डर आया और वो ऑर्डर क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, या सेल रिटर्न हो गई, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्रेडिट नोट इशू करने के हवाले से भी कुछ रूल्स हैं। आप लोगों को अभी के लिए इतना बता देता हूं कि जो सिंप्लीफाइड इनवॉइस है उसके लिए सिंप्लीफाइड क्रेडिट नोट होता है, और जो स्टैंडर्ड इनवॉइस होती है उसके लिए स्टैंडर्ड क्रेडिट नोट होता है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इनवॉइस के लिए ये है कि आपने जब भी कोई सेल की तो मंथ एंड के 15 डेज के अंदर अंदर आपने रेज करनी है और क्लाइंट को इशू कर देनी है। सिंप्लीफाइड इनवॉइस के लिए ये है कि आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने इनवॉइस इशू करनी है। ठीक है जी, बाकी इससे आगे हम नहीं चलते क्योंकि एब्जॉर्ब करना मुश्किल ना हो जाए। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे नजर आ रहे हैं। हम इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग भी कवर करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स या ज़कात के हिस्से के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बाकी हम रिटर्न वगैरह भी देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। ये सब लेक्चर्स हम शेयर करेंगे, नोट्स जो हैं साइट शेयर होंगी, और बाकी मैं आपको लिंक्स शेयर करूंगा जो आप लोग स्टडी खुद कर सकेंगे। अच्छा जी, FM सैयद। जी मैम साहब, ये आपने जो आज बताया था इसमें आपने स्ट्रेट बताया कि इनपुट्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एग्जाम्प्ट है, ज़ीरो रेटेड है, मुख्तलिफ किस्म के इनपुट्स आ रहे हैं, उसके साथ आउटपुट भी बिजनेस में है। लेकिन जो एक वैल्यू एडिशन थोड़ा सा जो मेरे माइंड में थी, वो जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से है कि वो थ्रू आउट अगर वो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसके अंदर कोई अपनी वैल्यू एडिशन करता है, मतलब उसको फिनिश गुड्स फॉर्म में लेकर के आ रहा है रॉ मटेरियल से, तो वहाँ पर फिर उसका क्या प्रोसीजर है, उसकी कैलकुलेशन मेथडोलॉजी क्या है वहाँ पर कि वो अगर वो जैसे कि उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं गुड्स को किसी रॉ शक्ल से किसी फिनिश फॉर्म में, तो उसके अंदर क्या मेथडोलॉजी, वो थोड़ा सा उसको आप डिस्कस करेंगे या उसमें इतना ज़्यादा वहाँ पे फोकस नहीं है? यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल की एग्जाम्पल पे वापस आइएगा जरा। हमने 100 सऊदी रियाल का रॉ मटेरियल परचेज किया और उसको हमने वैल्यू एडिशन की और हमने 200 सऊदी रियाल का बेचा। ठीक है, तो ये जो 100 सऊदी रियाल की वैल्यू एडिशन हुई है इसके ऊपर 15% हमारा वैट बनता है, वही हम पे कर रहे हैं। उसका मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया। देखें टोटल जो है वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है यहाँ पे, 100 सऊदी रियाल, और उसका 15% 15 बनता है, तो वो हम पे कर रहे हैं। उसका मैकेनिज्म में आपको मैंने बताया कि आउटपुट पे आपका 30 सऊदी रियाल जो कि आपने अपने क्लाइंट से कंज्यूमर से कलेक्ट करना है, और आपने ऑलरेडी जो इनपुट परचेजेस के वक्त आपने पे कर दिया वो 15 है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 है। ठीक है, ये आप रिटर्न फाइल करते वक्त पे कर देंगे। होपफुली क्लियर है FM साहब। जी जी मैं वो सब ठीक। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जी एक चीज़ और हाँ जी। जैसे वो मैंने पिछली दफ़ा किया था, हमारे यहाँ पर एक थर्ड स्केड्यूल आइटम्स होते हैं जिसमें वो सप्लाई चेन का कोई भी उसमें मैटर नहीं करता, वो इनिशियल स्टेजेस पे उस पे एक इम्पोज कर दिया जाता है पैकेजेस के ऊपर कि भाई इसकी रेट इतना है, इतना सेल्स टैक्स इस पे फिक्स हो गया है, और थ्रू आउट सप्लाई चेन वो फिर वही चलता है। तो वहाँ कोई ऐसा रिटेल मैकेनिज्म तो रिटेल प्राइस की बात कर रहे हैं ना आप, रिटेल आइटम्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। सेलर से फिर बीच में जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो अपना उसी रेट पे वो चलते रहेंगे, उसी के दरमियान एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें कोई ऐसा जो वैल्यू का चेंज आ रहा होता है वो वहां पर एक यहाँ पे स्पेसिफाइड एक वो कंडीशन थर्ड स्केड्यूल से हाँ जी, रिलेटेड है बहुत, तो नहीं उस इस तरह तरीके का कुछ नहीं।
उस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है जी। बाकी कुछ डिटेल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं आपको जो लॉज हैं वो दिखाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा। तो जो भी उसमें चीज़ें एक चीज़ है इसमें मार्जिन के हवाले से, लेकिन हम ज़्यादा इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता मैं। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, थैंक यू। जी नवीद अख्तर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी महमूद साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा ना प्रोपोर्शनेट होगा, जो सपोज हमने इनपुट किया, परचेज की है, एग्जाम सप्लाई की है हमने, टैक्सेबल सप्लाईज की है और स्टैंडर्ड की है जो जीरो रेटेड वाली होगी। तो जब ये सप्लाईज आगे डाइवर्ट होकर हमारी फाइनल शेप के अंदर सेल होगी, तो हम इसका सेगमेंट कैसे करेंगे कि ये जो हमने सप्लाई सेल की है हमारी, तो ये किस प्रोपोर्शनेट के साथ इसमें एग्जाम सप्लाई है, जीरो रेटेड है और स्टैंडर्ड है इसके लिए। और दूसरा जी मेरा नवीद सवाल ये जो आपने बताया था जी, थ्रेशोल्ड लिमिट आपने बताई थी कि 3.25 लाख जो है ना सऊदी रियाल होगी, ये सेल्स है या इसकी अर्निंग होगी, इसका नेट जो इसकी है सेल निकाल के, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के जो उसका मुनाफा होगा, ये वो वैल्यू है या सेल वैल्यू है इसकी थ्रेशोल्ड वाली। जी, ये रेवेन्यू है, यानी कि सेल्स जितनी भी आपकी हो रही हैं उनका सम है। ठीक है। एनी 12 मंथ्स में 375,000 एक चीज हो गई। ठीक है, आपका सेकंड जो क्वेश्चन है। अब जी फर्स्ट जी। क्वेश्चन, कुछ सप्लाईज तो ऐसी होती हैं, कुछ परचेजेस तो ऐसी होती हैं कि जो कि हमें नजर आ रहा होता है कि वो किसके लिए यूज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी चीज, कोई घर बनाया है और वो हमने सप्लाई कर दी है, तो ये तो एग्जाम्प्ट सप्लाई है और हमें नजर आ रहा है कि जितना भी सीमेंट सरिया हमने यूज किया इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या हमने जो भी इसको सप्लाई करने के लिए परचेजेस की, वो सारी की सारी हमने एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए की। इसमें तो कोई अभाव नहीं है। लेकिन अगर आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस रन कर रहे हैं या डिफरेंट सप्लाईज कर रहे हैं, तो फिर वहां पे ये सवाल पैदा होता है उन सप्लाईज के लिए, उन परचेजेस के लिए जो कि शेड किस्म की हैं, जो कि आप कई जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मुख्तलिफ यूज कर रहे हैं। उनके लिए आपने स्पेसिफिक परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। परसेंटेज क्या होगी, उसकी किस बेसिस क्या प्रोपोर्शन में? होगी। हाँ जी, वो आपने प्रीवियस ईयर में जिस बेसिस पे की है ना, प्रीवियस ईयर में आपने जितनी स्टैंडर्ड और जीरो रेटेड की हैं और जितनी आपने एग्जाम्प्ट की हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड और जीरो रेटेड होती हैं वो वेटेबल या टैक्सेबल कहलाएंगी, और जो एग्जेम्प्ट हैं वो एग्जेम्प्ट कहलाएंगी। ठीक है। तो जितनी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट आपने सप्लाईज की हैं प्रीवियस ईयर, उसी बेसिस पे आपने इस साल भी अपनी शेड किस्म की या जो मुतफरक किस्म की या मिक्स किस्म की जो सप्लाईज हैं, वो आपने उस तरह से ले लेनी है, उसी प्रोपोर्शन में ले लेनी है। जो एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट इनपुट है वो आपने क्लेम नहीं करना। होपफुली आपको समझ आया। जी जी, यानी कि इट मीन्स जो एग्जाम्प्ट होगा वो इनपुट वो एडजस्टेबल नहीं होगा सेल के अगेंस्ट, जो जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड होगा वो एडजस्टेबल है। जी जी। ऐसे ही है ना सर। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। स्टैंडर्ड और जीरो रेटेड के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं इनपुट, लेकिन एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते। जी बेहतर, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे तौकीर अहमद ने हैंड रेज किया हुआ है। तौकीर, आप? जी सर। जी जी। सर वो जब आप दिखा रहे थे ना कि जेड का के पोर्टल पे जाके जहाँ से हम उसको सर्च करते हैं कि कौन सी चीज़ पे कितना रेट लगेगा, सर उस टाइम पे स्क्रीनशॉट थोड़ी लॉक हो गई थी, काइंडली बता सकते हैं आपको दोबारा कैसे वहाँ से जाकर उसको चेक करते हैं, इसका लिंक शेयर कर सकते हैं हाँ जी, डायरेक्ट पेज लिंक का। मैं शेयर कर देता हूँ, अभी भी कर देता हूँ मैं आप लोगों को, चैट में आएगा। ठीक है जी। परफेक्ट। ये मैंने थैंक यू आपको सर। लिंक शेयर कर दिया। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इसमें आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं और रेट्स आपको हाँ। मिल जाएंगी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है वालेकुम सलाम। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे मार्केट प्लेस है, अमेजोन है, नून है, ट्रेंडोल है। इनको जितना भी हम स्टॉक देते हैं, ये हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को जेड का इनवाइस दे देते हैं। इसका क्या वैट हमने पे करना होता है या नून पे कर रहा होता है, अमेजोन ट्रेंडोल पे कर रही होती है? जी, ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और ये चूंकि आए हुए हैं और 2026 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जी नोटेड सर। ठीक है जी। हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मैंने ये पूछना था कि एक तो जो हमारी लाइबिलिटी वैट की बनेगी वो तो हम पे कर देंगे। रिफंड के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता देंगे, अगर इसमें पेएबल की जगह रिफंड आता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कितने टाइम तक हमें वो रिफंड रिसीव हो जाता है, और क्या ये सेम पाकिस्तान की तरह ही इसकी कंप्लायंस होती है कि रिफंड लेना मुश्किल होता है, या उसका कोई टाइम लिमिट होता है हमें रिसीव हो जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया मेरा। सेकंड ये है कि अगर हमारी सप्लाई जो है 375 SAR से एक्सीड करती है तो हमने मंथली वैट रिटर्न फाइल करनी है, आपने ये बताया, ठीक है ना। अगर 2 मंथ या 3 मंथ में हमारी 375 से एक्सीड करती है, मंथली वैट रिटर्न फाइल करेंगे, हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई नोटिस आएगा, या हम खुद से ही उसको मंथली रिटर्न जो है ना फाइल कर देंगे उसकी। और ये मंथली और क्वार्टरली ये दोनों डिफरेंट होंगी या सेम पैटर्न होगा, हमें जस्ट टैब से कुछ चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी? ये दो क्वेश्चन है मेरे। अच्छा जी, एक तो आपने 375,000 का क्वेश्चन किया, मैंने इधर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की है जी जी। कि अगर आप रजिस्ट्रेशन आपको करानी होगी। देखें, आप यहाँ पे आए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप वैट रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो जब आपका रेवेन्यू 375,000 का होगा, तो एनी 12 मंथ्स में, ठीक है, देन आपके लिए लाजमी है कि आप रजिस्टर्ड हो जाएं। ठीक है, 375,000 सऊदी रियाल आपका मंथली नहीं है, आपका पर 12 मंथ्स है, एनी 12 मंथ्स। तो जब आपने ये हिट कर लिया तो आपने 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो जाना है। ठीक है सर। ठीक है, और बाकी आप फाइलिंग का वो पूछ रहे हैं, क्वार्टरली है, मंथली है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिटर्न फाइलिंग का केस पे जाएंगे। तो बाकी इसके अलावा क्या क्वेश्चन था आपका? सर रिफंड का, सर रिफंड का। हाँ जी, रिफंड का भी हम डिस्कस करेंगे। होता है रिफंड, आपको हो जाता है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है, या आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड में उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से मतलब है कि आप पे कर सकते हैं आपका जो लायबिलिटी बन रही है प्रीवियस ईयर का जो रिफंड था उससे। तो ये भी हो सकता है, और रिफंड क्लेम भी हो जाता है। उस तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है कि, ठीक है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। ठीक है जी। हमाद, ताकि हमारे पास एक कोर्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल हो, हमें पता हो कि अच्छा इसकी रिफंड आपकी आवाज़ कट गई है। हाँ जी, रिफंड। रिपीटेटिवली हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इन, ताकि हमें पता हो कि हमने इन फ्यूचर आगे पढ़ लेना है, आपसे आपने इसको डिस्कस करना है। तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अगर आप एक ही दफ़ा हमें ये स्लाइड्स ये वगैरह आपको प्रोवाइड स्कीम कर ऑफ दें। स्टडी शेयर कर दी जाएगी। आपको डोंट वरी, स्कीम ऑफ स्टडी शेयर कर दी जाएगी। और बिल्कुल ये एडवांस टॉपिक है, यानी आगे के फ्यूचर के टॉपिक्स हैं। बिल्कुल रिफंड जब बैट का एक कंपोनेंट है तो हमने उसको डिस्कस करना है, हम उसको आगे जाके करेंगे। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जी। हाँ, जी हमाद हमीद साहब, साहब आपका आपने, कुछ जी सवाल अस्सलाम है? वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा क्वेश्चन जो है वो इन्वाइसिंग से रिलेटेड है। आई डोंट नो कि अभी हम इसको डिस्कस कर सकेंगे या नहीं, बट ईयर एंड आ रहा है, इसलिए शायद रेलिवेंट हो। सेकंड फेज ऑफ ई इन्वाइसिंग में जो इन्वाइसेस इशू होती हैं वो क्या रियल टाइम होती है, या वो आप बैक डेटेड इशू कर सकते हैं? बैक डेटेड इशू नहीं जी करते जी होते। ठीक है कि जी। बैक डेटेड इन्वॉइसिंग नहीं होती, लेकिन हाँ आपके हाँ। पास कुछ टाइम पीरियड है जिसमें आपने इन्वॉइस रेज करनी होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि आपने जो भी सेल्स की हैं उसके मंथ एंड के 15 डेज के अंदर अंदर आपने इन्वॉइस रेज करनी है, तो बैक डेटेड नहीं होती। लेकिन ये आपने करना है कि 15 डेज के अंदर अंदर मंथ एंड के आपने रेज करनी है। यानी 31 ठीक दिसंबर है। तक की जो इन्वाइसेस हैं वो 14-15 जनवरी तक इशू हो सकती है, राइट? हाँ जी, अगर आपकी दिसंबर में, ये हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस करेंगे कुछ क्लासेस में, ठीक है जी, कि क्या डेट होगी। हम्म। लेकिन आपको, चूंकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि आज अगर कोई सेल हुई है, ठीक है, 26 दिसंबर को, तो 31 जी जी। दिसंबर के बाद 15 डेज आपने काउंट करने हैं। 15 जैन बन जाएगा, तो उससे पहले पहले आपने इन्वॉइस रेज कर देनी है। और अगर और कोई वो फर्स्ट इन्वाइस दिसंबर दिसंबर की सेल होगी? हुई है, नहीं नहीं, वो उसी डेट की होगी जिसको आप रेज कर रहे हैं। बैक डेटेड हाँ इन्वॉइसिंग वो, तो नहीं करनी ना। ठीक ठीक ठीक, यानी आप 31 की जो सप्लाई है उसकी इनवाइस 2 जनवरी को इशू करेंगे, तो वो 2 जैन की इनवाइस होगी। हाँ जी, इनवॉइस तो उसी डेट की होगी ना जब आप इशू कर रहे हैं। ठीक हाँ, है। अगर आपकी सप्लाई की, मतलब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम इन्वॉइसिंग के टॉपिक को
इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट बेसिक्स था और मैं चाह रहा था कि जो लोग सारे हैं वो ये देख लें कि कैसे वैट काम करते हैं। ठीक हो ठीक गया, है जी। ठीक हो गया। जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, थ्रेशोल्ड में आपने मुझे जो बताया अभी 375, उसके बाद एक दूसरी ऑप्शन बताइए आपने, जो लोग आउटसाइड केएसए से सप्लाई करेंगे, विद इन केएसए, आउटसाइड से सप्लाई करेंगे केएसए के अंदर, उनको रजिस्टर होना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सप्लाई। इसको जरा हाँ एक्सप्लेन कर जी, देंगे प्लीज। हाँ जी, लाइक यहाँ पे अगर कोई भी सप्लाई कर रहा है उन लोगों को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, लाइक कंज्यूमर्स को कर रहे हैं, तो देन उनको वैट के लिए रजिस्टर्ड होना होता है। ओके, और अगर वो ठीक बिजनेस है। को सप्लाई कर रहा है, सॉरी। अगर वो बिजनेस अगर को सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, हाँ जी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है अगर तो बिजनेसेस को सप्लाई कर रहा है, वैट रजिस्टर्ड को कर रहा है, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फॉर गुड्स हाँ जी, एंड फॉर गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज असल में और सर्विसेज मैं, ऑल्सो। हाँ जी, गुड्स के लिए नहीं होता, वो कस्टम क्लियरेंस स्टेज पे कलेक्ट हो जाता है। सर्विसेज के लिए होता है। तो ठीक है, ठीक हो गया, जैसे यूए में है, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू। ओके। तौकीर अहमद, नवीद अख्तर, हमाद, आप लोगों के हैंड रेज हैं। आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तौकीर? एक क्वेश्चन है बस जी सर। जी पूछिए। जीरो रेटेड एग्जाम में या आउट ऑफ वेट आउट ऑफ स्कोप, इन दोनों में क्या फर्क है? एग्जाम जी, में और आउट ऑफ स्कोप ऑफ वेट। आउट ऑफ स्कोप तो वो हैं जो कि जैसे पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है। हम्म। तो अगर वो उस पर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं कमा रहे, जस्ट एक पब्लिक सर्विस के तौर पे काम कर रहे हैं, तो देन वो एग्जाम वो आउट ऑफ स्कोप होता है। ठीक है। बाकी ठीक है, इसको एग्जाम हम वगैरह तो हाँ जी। इसको हम उसमें टैक्स रिटर्न में कैसे अपने पास लेके आएंगे? नहीं नहीं, मेरे पास एक सर्विस है तो। आउट ऑफ स्कोप नहीं आता कहीं पे भी। ठीक है जी, उसका वैट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके, ठीक है। ठीक है जी। ओके। हमाद का भी और ओके, हमाद ने हाथ रेज किया था देन। ओके, मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको कोर्स भी जो हमारा आउटलाइन है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ इधर ही, ताकि अगर आप लोग देखना चाहें कि क्या हम स्टडी करेंगे, किस तरह से करेंगे। जी जी, मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है, इसको आप देख सकते हैं। फर्दर अगर कोई भी आप लोगों की क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करते रहेंगे। आई होप अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं है, राइट? जी सर, बिल्कुल। अगर मैंने कोई रिटन क्वेश्चन मिस कर दिया तो वो सर ये जो आप शेयर कर रहे हैं आउटलाइंस जी, अगर काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में कर देते तो वहां पे रिकॉर्ड का हिस्सा रह जाता पीछे, बंदा फिर ठीक है जी। 6 महीने बाद उसे देख सकता है। हाँ जी, मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, वहाँ पे भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम ख़त्म करते हैं क्लास। जी सर, बिल्कुल। जी इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। और आप लोगों से इंशाल्लाह। मतलब आज की क्लास बहुत अच्छी रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले ही 5 मिनट के अंदर जो है वो कल की क्लास ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग लेट आते हैं तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो पहले डिस्कस हो चुकी होती हैं, तो उसको फिर रिवाइज करना जो एक अप्रोप्रिएट नहीं होता। या तो फिर आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज भी जो लोग लेट आए थे, तो इस हवाले से परेशान ना हो। तो इंशाल्लाह अच्छा। कल की क्लास में मिलते हैं। एक थैंक यू सो मच सर। ओके जी। ओके जी। अल्लाह हाफिज, एंड कर ठीक है। दीजिएगा सर। ठीक है सर। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।